तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और क्या हाल चाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी एंड मार्वलस दिवाली। और एक छोटी सी विश है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, आप लोगों के लिए कहूंगा कि जिस तरीके से अमावस्या के दिन यानी जिस रात को मून नहीं होता, बहुत अंधेरी रात होती है, दीपावली मनाई जाती है, दिए लगाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि अंधेरे के ऊपर रोशनी हावी हो सके और उस अंधेरी रात में हम इतनी रोशनी कर दें कि सब चीज जगमगाने लगे। उसी तरह आप लोग भी अपने करियर के लिए इतनी मेहनत करो, नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए इतनी ताकत झोंक दो कि आपका करियर जितनी भी मुश्किल से सेट होता हो, आपकी नीट एग्जाम कितनी भी अंधेरी, कितनी भी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपकी मेहनत से वो एक दिन जरूर चमकेगी और आप लोग अपना ड्रीम नीट जरूर पूरा करेंगे। तो इस साल हम लोग दीपावली पर केवल पटाखे ना फोड़ें, मिठाई ना खाएं, मस्ती ना करें, एंजॉय ना करें, बल्कि एक जिसको बोलना चाहिए प्लेज लें कि जिस तरीके से अंधेरे को रोशनी हराती है उसी तरीके से हम लोग भी नीट को क्रैक करेंगे और फोड़ के रख देंगे और बहुत मेहनत करेंगे। और जब मई में हम लोग नीट देने जाएंगे, भाई साहब आग लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने नीट मेड इजी के स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली विश करके अब अपना नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाला हूं। तो केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर, जैसे आप सभी लोग जानते हो कि नीट के सिलेबस में आ चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोगों को क्योंकि बहुत छोटा टाइम स्लॉट्स मिलते हैं एंड बहुत कम टाइम में आपके साथ में मुझे ढेर सारी चीज़ें कवर अप करनी होती है, इसीलिए मैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ में आज केमिकल बॉन्डिंग शुरू करूंगा एंड कोशिश करूंगा इसको मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर्स में खत्म कर दूं, 1.5 घंटे के या लगभग। तो इससे आप लोगों को एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपको एक बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा एंड आप लोगों को अपने एंड से क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज जो पढ़ाई जाती है, इस दुनिया में कितने ही सब्सटेंसेस हो, इस दुनिया में कितने ही सब्सटेंसेस हो, मॉलिक्यूल उनके अंदर स्मॉलेस्ट स्टेबल एंटिटी होती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि एक मैटर के अंदर या एक सब्सटेंस के अंदर जो सबसे छोटी चीज होती है वो एटम होती है, लेकिन एटम होता है अनस्टेबल। एटम का कॉन्फ़िगरेशन कभी भी उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से उसका कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट रहता है और वो एटम उसको 8 करने के लिए, 8 बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगा रहता है। तो टेक्निकली यहाँ पर एटम स्टेबल नहीं है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का, आई मीन किसी भी बड़े सब्सटेंस का जो मोस्ट स्टेबल पार्ट होता है वो होता है मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आई? ना अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, है क्या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम्स। अलग अलग एटम के ग्रुप्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में मॉलिक्यूल 4 तरीके के होते हैं। यू कैन क्लासीफाई मॉलिक्यूल्स इनटू 4 डिफरेंट पार्ट। पहला टाइप होता है होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक। यहां पर होमो का मतलब होता है बेटा सेम एंड न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस। एंड शायद आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हर एटम का कैसे बोलना चाहिए उसको, हर एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इट्स लाइक फिंगरप्रिंट। ये फिंगरप्रिंट की तरह है, हर एटम का अलग होता है एंड एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। हर एटम के मतलब हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में डिफरेंट प्रोटॉन होते हैं। लाइक कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। तब आप देखोगे कि दुनिया में जिस भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में अगर 6 प्रोटॉन है मतलब वो कार्बन का ही एटम है। ये बात फिक्स हो गई, समझ में आई बात? तो न्यूक्लियर मतलब आप एटम मान लो, यहां पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट मान लो। तो होमो न्यूक्लियर यानी सेम एटम, सेम टाइप का न्यूक्लियस। डाई एटॉमिक
यानी 2 एटम, यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 एटम हो और वो दोनों एटम होमोन्यूक्लियर यानी सेम टाइप के हो तो वो कहलाएंगे होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक। तो ये होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक के अंदर 2 एटम्स ऑफ सेम टाइप पाए जाते हैं, जैसे H2, O2, Cl2, F2, Br2, I2 समझ में आया क्या? ग्रेट। नाउ सेकेंड टाइप होता है होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम टाइप का न्यूक्लियस होगा बट इट इज पॉलीएटॉमिक। पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक मतलब एटम, यानी 3 एटम, 4 एटम, 5, 2 से ज्यादा एक मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा एटम हो लेकिन सेम टाइप के हो, ऐसे बोलना चाहिए। ये बात समझ में क्लियर? जैसे कि P4, S8, O3 ये सब होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक के अंदर आए। देन हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम, डायएटॉमिक मतलब 2 एटम, मतलब इस मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे लेकिन डिफरेंट टाइप के, जैसे HCl, NaCl, ACl, 2 एटम अलग अलग टाइप। होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक, सॉरी हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम्स होंगे और बहुत सारे एटम्स होंगे। पॉलीएटॉमिक मतलब मैनी एटॉमिक, होमोन्यूक्लियर मतलब यार ये हेट्रोन्यूक्लियर लिखा हुआ है, तो हेट्रोन्यूक्लियर यानी कि डिफरेंट एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर होंगे और बहुत सारे एटम होंगे, यानी मोर देन 2 एटम बट ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट। जैसे कि H2SO4 के अंदर आपको 3 टाइप के एटम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। KMnO4 में आपको K, Mn एंड ऑक्सीजन 3 तरीके के दिख रहे हैं। C6H12O6 में आपको एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अब यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो हमें यह नहीं पता था कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो ये चैप्टर जो होगा, दिस चैप्टर विल डील्स विथ हाउ अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। एक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कौन कौन से फोर्सेस हैं रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल बनेगा। उसके अलावा एक सवाल यह भी होगा दैट व्हाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, आपने देखा होगा, बट He2 इज नॉट फाउंड। मतलब इस दुनिया में कुछ तो मॉलिक्यूल होते हैं बट हीलियम इज नॉट फाउंड, यानी दैट इज आपके जितने भी जो नोबल गैसेस होते हैं दे आर अटॉमिक इन नेचर एंड येट स्टेबल, है ना? क्या बात समझ में? तो इतने सारी बातों को हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो अब अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने सोचना चालू करा कि यार इस दुनिया में एटम्स क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों आपके जो एटम्स हैं वो चाहते हैं कि हम लोग बॉन्ड बनाएं। अरे भाई इनके पीछे क्या कारण हो सकता है, इनको क्या कीड़ा काटता है यार कि ये लोग एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल बना लें। देखते हैं। तो सबसे पहले जो कीड़ा काटा, इस दुनिया का सबसे पहला जो कीड़ा काटा वो लुईस एंड कॉसेल को काटा। लुईस एंड कॉसेल का अप्रोच, यानी ये वो पहले लोग हैं जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश करी। ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे एटम कंबाइन होगा, क्यों कंबाइन होगा और किस तरीके के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे इन एटम्स को कंबाइन करके, इन एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल बनाने।
1916 की बात है, कोसेल और लुइस ने सक्सेसफुली एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया केमिकल बॉन्डिंग का। याद रखना, इन दोनों ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये इंडिविजुअली दिया था। इन दोनों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैसा आया था, इंडिविजुअली। इंडिविजुअली दिया था, इसका मतलब ये है कि लुइस कॉसेल ने साथ में काम नहीं किया था। तो लुइस एंड कॉसेल अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, दैट इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट outermost shell of atom of each atom achieve the stability। मतलब क्या है, लुइस एंड कॉसेल ने एक सीधी बात बोली कि हर एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, अगर उसे स्टेबिलिटी पानी है तो उसे अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसे अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। यानी इस दुनिया में वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही स्टेबल होता है। और ऐसा इन्होंने क्यों बोला? ऐसा इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी नोबल गैसेज हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो भी आपकी नोबल गैसेज हैं, ये देखा गया, ये पाया गया कि उनके वैलेंस शेल में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। क्लियर? तो क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्योंकि नोबल गैस किसी के साथ भी कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाता, नोबल गैस इस दुनिया में अकेला रहता है, एटॉमिक फॉर्म में रहता है, इंडिविजुअल रहता है, किसी के साथ मॉलिक्यूल नहीं बनाता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन वो हम इस चैप्टर में या आगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो एक्सेप्शंस क्यों हैं, कैसे हैं। ठीक है? और क्यों एक नोबल गैस को मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है पड़ता है, वो नेचुरली नहीं बनाता, मजबूर किया जाता है। तो यहां पर बस हमें यह समझना है कि क्योंकि आपके जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा होता है, नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, वो किसी के साथ मॉलिक्यूल नहीं बनाते, मतलब वो स्टेबल है। तो दुनिया के बाकी सारे एटम भी नोबल गैसेस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट शेल को, ऑक्टेट को, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग लुइस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लुइस ने एक एटम को पता है कैसे इमेजिन करा? लुइस ने एक एटम को एक क्यूब की तरह इमेजिन करा, एक क्यूब की तरह इमेजिन करा। ये आपको नीचे क्यूब लिखा हुआ दिख रहा है। और लुइस ने बोला कि आपका जो एटम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्यूब जैसा तो इमेजिन करो, पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले पार्ट को बोलो कर्नल और दूसरे पार्ट को बोलो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, आई मीन आउटर मोस्ट शेल विच कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। आपका जो लुइस के हिसाब से एटम के अंदर एक कर्नल होता है और एक आउटर मोस्ट शेल होता है। जो कर्नल होता है एक एटम का, वो बना हुआ होता है एटम के न्यूक्लियस और उसके सारे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं नियॉन की, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है। तो 2s2 2p6 इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि आउटर मोस्ट है, और 1s ये उसका इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है। 1s इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है और 2s 2p वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहां पर सोडियम की बात करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1।
तो यहां पर 3s जो होगा ये होगा आपका वैलेंस शेल, और 1s 2s 2p जो होगा ये होंगे आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? तो आपके एक एटम का वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अलग माना गया और एक कर्नल बनाया गया, उसके अंदर सारे अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस माने गए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कैल्शियम नाम का एटम है तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहां पर लुईस के हिसाब से इस एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? क्यूब के फॉर्म में। तो यहां पर आप देखो कि हमने यहां पर एक क्यूब बनाया और सेंटर में लिखा कैल्शियम, कैल्शियम के आसपास क्यूब बनाया और क्यूब के आसपास हमने 8 गोले बनाए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप एक क्यूब बनाओगे तो क्यूब की 8 कॉर्नर्स होती हैं। जब आप एक क्यूब बनाओगे तो क्यूब के इस तरीके से 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये वो 8 कॉर्नर्स हो गए। तो लुईस ने बोला कि हर एटम को एक क्यूब की तरह इमेजिन करो और सेंटर में आप लिख दो Ca। Ca इज बेसिकली योर कर्नल। तो कर्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? कर्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ओनली। यानी आप जिस सिंबल का यहाँ पर स्ट्रक्चर जिस एटम का यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसी एटम का आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? जिस एटम का आप स्ट्रक्चर बना रहे हो आपको उसी एटम का यहाँ पर एलिमेंट बीच में बनाना पड़ेगा, एलिमेंट का सिंबल आपको बीच में बनाना पड़ेगा। तो ये जो आपका सिंबल हो जाएगा ये रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय कर्नल। और ये जो 8 आपने कॉर्नर्स बनाए हैं, इन 8 कॉर्नर्स में आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 खाली है। केवल ये 2 कर्नल्स में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इन 2 एम्प्टी स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। तो टेक्निकली कैल्शियम आपको कैसा दिख रहा है? ये एक ऐसा क्यूब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बाकी सारे साइड्स खाली हैं। तो लुईस के इमेजिनेशन में एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था। तो लुईस सजेस्टेड दैट एटम हैव 8 कॉर्नर्स जस्ट लाइक अ क्यूब। On these 8 corners 8 electrons are present and if not the atom will try to make it 8। यानी कि यहां पर आपका जो कैल्शियम है वो इस ऑक्टेट के अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर आपने यहां पर फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लिया होता तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता। यानी क्लोरीन के वैलेंस शेल में यानी 3s2 और 3p6 में मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और ये इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। तब क्लोरीन कोशिश करता है कि यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन लाके भर दूं और एक बढ़िया स्टेबल मेरा मॉलिक्यूल बन जाए। तो लुईस ने आगे अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए बोला कि एवरी एटम tries to complete 8 electrons in their valence shell either by donating। यानी यहां पर लुईस ने बोला कि कैल्शियम सोचेगा कि यार मेरे वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब कैल्शियम बोलेगा यार मैं ठहरा गरीब मेटल आदमी, मतलब मैं कहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचूंगा? मैं तो मेटल हूं, मैं तो बना ही हूं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो जब मेटल बना ही है इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो फिर क्या करें? तो यहां पर आपका कैल्शियम सोचेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता, तो मैं अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता हूं, जिससे मेरा 4s हो जाएगा 0 और 0 ऑर्बिटल को कभी लिखा नहीं जाता, तो ये हो गया कैंसल। अब आपके कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल भी हो गया और बढ़िया और सुंदर भी दिखने लगा।
तो ये कैल्शियम ने अपने ऊपर +2 चार्ज अचीव करके अपने आप को ऐसा बना लिया है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। समझ में आई बात? तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और अब बोलेगा कि मेरा तो बाहर वाला शेल गया, खत्म हो गया, 0 हो गया, मैं क्या करूं? तो लोग बोलेंगे तेरा अंदर वाला शेल 3s2 3p6 है और ये 3s2 3p6 है, मतलब अब तू स्टेबल है, तो कैल्शियम यहाँ पर डोनेट कर देगा। वैसे कई लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन की बात कर रहा था तो उसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी खींच के लाएगा और कहीं से भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि एक एटम ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कंडीशन में होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कंडीशन में होता है, वो केवल इलेक्ट्रॉन शेयर ही कर पाता है। तो यहां पर आप लोगों को अगर सेम टाइप के एटम्स दिखाई दें, फॉर एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन, तो क्लोरीन क्लोरीन हमेशा अपना एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और अपने जीवन को शांति से जिएंगे, अपने अपने ऑक्टेट को पूरा करके। अब जब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, आप देखोगे कि ये क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और ये क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों के ऑक्टेट पूरा हो गए, दोनों का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन शेयर ही करेगा ना, ये डोनेट एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों? लुईस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो देखो, अब लुईस ने इस चीज को और ज्यादा इजी तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से ना रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने लाके दिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। लुईस ने बोला कि आप एक काम करो, ये क्यूब व्यूब के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, भाई कंफ्यूज हो जाओगे तो क्या करोगे। तो लुईस ने बोला कि इमेजिन करो कि आप कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्नल है, कर्नल है, और कर्नल के आसपास डॉट के फॉर्म में आप 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, बस खत्म, ये बन गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो लुईस के जो डॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ये इस्तेमाल किया जाता है एक एटम के आसपास एटम और उसके न्यूक्लियस को शो करने के लिए, यानी लुईस स्ट्रक्चर सिंपली आपके एक एटम के कर्नल को और उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शो करने काम में आता है, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो इसको, हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट, या जैसे सोडियम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 और 5, इसे 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। देन फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, लाइकवाइज। ठीक है, अब कौशल दादा की तरफ चलते हैं। कौशल तो मतलब मुझे ऐसा बोलना चाहिए, 3 इडियट्स में जो फरहान के पापा थे ना, वो कौशल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, या मुझे ऐसा बोलना चाहिए? हाँ, सही बोलना चाहिए। जैसे बोलते थे ना कि हाथ जोड़ के तुमसे विनती है, दूर रहिए मेरे बेटे से। आप शर्मा जी को मैं क्या जवाब दूंगा? आईसीई गया था और छोड़ दिया, तो शर्मा जी कौन है? शर्मा जी नोबेल गैस है। शर्मा जी का बेटा जो आईआईटी में पढ़ रहा है, वर्मा जी की बेटी जो एम्स में पढ़ रही है, ये साले नोबेल है, ऑल ऑफ देम आर नोबेल। यानी कि पूरी दुनिया इनके जैसा बनना चाहती है, इसलिए ये नोबेल है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे और तुम्हारी तरह है, साले गाली खाने वाले, किसी काम के नहीं, कोई ना कोई कमी है। तो कोसेल ने भी क्या करा, आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को 2 पार्ट में काट दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मेटल्स एक नॉन मेटल्स, और दोनों के बीच में रख दिया नोबल। ये जो नोबल गैसेस है, ये नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट का मतलब होता है इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब हर मेटल दुनिया का अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके नोबल गैस बनना चाहता है। जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लें,
सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1s2 2s2 2p6 3s1। तो क्या होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये वाला, तो अब ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। सोडियम ऐसा क्यों सोचेगा? सोडियम सोचेगा कि मेरे 3s के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और ले लूं तो मेरा 3s2 बन जाएगा, और फिर मैं 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी टेक्निकली सोडियम रिक्वायर्ड 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने थर्ड शेल में, उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या सोडियम के अंदर इतना दम है? क्या सोडियम के पास में इतनी पावर है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन और खींच पाए? नहीं, उसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए सोडियम बोलता है कि यार ऑक्टेट तो पूरा करना है, तो अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स ला नहीं सकता तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ तो सकता हूं। तो यहां पर सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करके खुद को कैटायन बनाकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है। सिमिलरली अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो क्लोरीन के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में आप लोगों को 7 इलेक्ट्रॉन्स तो दिखाई दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अरेंज कर लेगा। तो क्लोरीन कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन अरेंज करके अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले लेता है। जब क्लोरीन अपने ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यानी जहां 3p में 5 इलेक्ट्रॉन थे वहां अब 6 हो गए। तो पहले 2 + 5 7 हुआ करता था, अब 6 + 2 यहां पर 8 हो जाए। तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबल बन गया। अब बात तो ये है कि ये Na पॉजिटिव कैटायन और ये Cl नेगेटिव एनायन अकेले थोड़ी रह सकते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो किसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो किससे लिया, एक दूसरे से। सोडियम ने एक्चुअली अपना ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट किया, तो अब ये बन गया Na पॉजिटिव और ये बन गया Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोवैलेंट या मैं कहूं आयोनिक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और इस फोर्स को ही हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा कैटायन और एनायन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो लुईस एंड कॉसेल का कहना तो यही था कि भाई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके, कैसे भी करके अपना ऑक्टेट पूरा करे। और जब वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉन लेने में, इलेक्ट्रॉन देने में या इलेक्ट्रॉन शेयर करने में वो एक एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन लेने में, इलेक्ट्रॉन देने में या इलेक्ट्रॉन शेयर करने में आपका ये जो एटम है ये किसी दूसरे एटम के साथ ही इलेक्ट्रॉन लेना देना या शेयर करना करेगा। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं तो आपको लेना पड़ेगा ना, या आप दे रहे हो तो मुझे लेना पड़ेगा। या अगर मैं बोलूंगा कि भाई मेरे साथ कोई इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, तो शेयरिंग करने के लिए आपको तो आना ही पड़ेगा, दो लोगों के बीच में शेयरिंग होगी, अकेला तो शेयरिंग कर नहीं सकता। तो शेयरिंग, डोनेशन या एक्सेप्शन में मॉलिक्यूल बन जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो एटम्स को पास में लाने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक्सेप्ट या शेयरिंग की वजह से क्रिएट होता है, और एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करके एक मॉलिक्यूल का रूप ले लेता है जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर स्टेबल एटम्स होते हैं। तो ऑक्टेट रूल अल्टीमेटली कहता क्या है? एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट टेंड टू गेन, लूज और शेयर
द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन से होने चाहिए, वैलेंस शेल के होने चाहिए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच दैट देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट इन देयर वैलेंस। फॉर एग्जांपल अपन बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर कर लेता है। अब ये क्लोरीन भी बोलने लगता है कि देखो देखो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ये क्लोरीन भी बोलने लगता है कि देखो देखो मेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से इन दोनों एटम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है, वो डेवलप हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो अब क्योंकि बात निकली है तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में और बढ़िया तरीके से डिस्कशन करना पड़ेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली तो ल्यूविस ने दे दिया था, कि ल्यूविस के कोसेल के अंदर आपको ये नहीं मालूम पड़ा था। कोसेल ने बोला था डोनेट एक्सेप्ट, यानी कोसेल का जो पूरा काम था वो एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड के आसपास ही था, लेकिन लुईस का काम जो था उसमें यह वर्ड शेयरिंग जरूर आया था। मतलब लुईस के अंदर कहीं ना कहीं आयोनिक के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट था, पर लुईस का पूरा फोकस ये ऑक्टेट को, इनके ऑक्टेट को पूरा करने में था। तो इसीलिए लैंगमुयर नाम के साइंटिस्ट ने कोसेल के एग्जैक्टली 3 साल बाद लुईस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिफाइन करा और शो किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो कैसे शेयर होते हैं और कब कब शेयर होते हैं और कैसे बनता है ये बॉन्ड जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। अब लैंगमुयर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस किस एटम के साथ में शेयरिंग कर सकते हैं। तो पहले लुईस ये बोलता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो केवल सेम टाइप ऑफ एटम्स के अंदर ही होती है। लुईस ने क्या बोला कि जो हमारे सेम टाइप के एटम्स होते हैं ना, उन सेम टाइप के एटम्स के बीच में ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ClCl। लेकिन लुईस के बाद में लैंगमुयर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन नॉट ओनली बी शेयर्ड बिटवीन एटम ऑफ सेम टाइप बट ऑल्सो बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट। यानी आप केवल ये मत समझो कि सेम टाइप के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ना 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 ना, डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो ये तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर आपके पास में एक हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और आपके क्लोरीन के पास में ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड शेयर हुआ, तो देखो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लोरीन भी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना, इट बिकेम कोवेलेंट। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ल्यूइस लैंगमुयर कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ल्यूइस लैंगमुयर कॉन्सेप्ट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। ये मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल आपके सामने बना रखा है। यहां पर मेरे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर से एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, इधर से एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर,
हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, और ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। आप देखो ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होगा, देखो 6 इसके और 1 इस हाइड्रोजन का, 1 इस हाइड्रोजन का। तो वाटर का एक स्टेबल और बढ़िया मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व करी, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करा। तो मॉलिक्यूल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी भी तरीके की बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन शो नहीं करते, उन्हें बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which do not participate in bonding। वहीं पर एक ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो शेयरिंग हुई है, इससे एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया है और एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग के बाद बनते हैं या जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्डिंग होती है, उन्हें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, दैट आर अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हुई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्की बात, 100% चीज क्लियर है, प्योर हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब ये जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तब एक एक करके सब देखते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जब कभी भी आपके 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर्ड हो, जब कभी भी आपके 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, मतलब एक मेरा एक तेरा, अपन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया। तो जब 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक इलेक्ट्रॉन मेरा, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक आपका एक मेरा, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक ही बॉन्ड बनता है। भाई एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वहीं पर डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो। और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? 2 एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, तो बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड, एंड 2 एटम्स के बीच में आफ्टर सिग्मा जो सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड बनता है, they are always called as pi bond, they are always called as pi bond। तो जैसे कि ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये हो गया पाई, ये सिग्मा है तो ये भी हो गया सिग्मा, ये भी हो गया सिग्मा। अगर ये सिग्मा है तो ये वाला कहलाएगा पाई और ये वाला भी कहलाएगा। बात समझ में आए? अरे आए कि नहीं आए? और आए तो कितनी जोर से आए, आया? अब गाइज आप लोगों के साथ में एक एक करके अपन ये डिस्कस करते हैं कि इनको रिप्रेजेंट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। H2S कैसे बनेगा? भाई सब जानते हैं कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है। इसके बाद में एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, इनके बीच में शेयरिंग हो गई, तो देयर यू गो, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ड्यूप्लेट पूरा, और ये बन गया आपका एक स्टेबल मॉलिक्यूल। CH4 बनाकर देखोगे, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, कंप्लीट। अगर आप यहां पर C2H4 देखोगे तो थोड़ा मजा आएगा।
कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में और ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर अब आप देखो यहाँ पर एटम तो चार ही है, तब ये चार हाइड्रोजन को अपने को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन दोनों कार्बन में, वरना यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई एक तुम्हारे घर का जीजा जी है और एक तुम्हारे घर का फूफा जी है, दोनों ही तुम्हारे घर के दामाद हैं, तो जीजा जी फूफा जी को बराबर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, वरना यार तुम्हारी बहन घर आ जाएगी या तुम्हारी बुआ घर आ जाएगी। बहन घर आए बुआ घर आए, दोनों में तकलीफ है। यहां पर अपने को इसको 2 हाइड्रोजन और इसको 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया। तो यहां पर आप लोगों ने देखा इस कार्बन का 1 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया, इस कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया। बचे हुए दोनों कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? अरे क्या होगा तेरा? ऐसी हरकतें करेगा भाई मेरे तो क्या होगा तेरा? तो ये कार्बन दूसरे कार्बन से यही बात बोलेगा कि भाई अपना क्या होगा। तो ये कार्बन एक दूसरे कार्बन बोलेगा चिंता मत कर, तेरे 2 इलेक्ट्रॉन अभी अनशेयर्ड पड़े हैं, मेरे भी 2 पड़े हैं, आ अपन इनकी शेयरिंग कर ले। तो डबल 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 बॉन्ड बन गया यहाँ पर, एक सिग्मा एक पाई। बोल मेरे भाई, आई बात समझ में? कहाँ है तेरी लुगाई? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बाकियों का अब आप लोग खुद से ट्राई करना, थोड़ा सा टाइम लेके इसको ट्राई करके देख लो, समझ लो कि इसको आप कैसे करोगे, जरा देखो, इसको ट्राई मारो। तो बेटा बना लोगे अब आप लोग आगे के? बना लेना है ना। चलो अब आगे चलते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट सीखेंगे यहाँ पर। ल्यूविस ने सिंपल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स सिखाए हम लोगों को। यानी ल्यूविस ने बोला है अगर हमें सिंपल मॉलिक्यूल को लुईस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, आई मीन प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें वो कैसे करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट सिंपल मॉलिक्यूल इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, ल्यूविस ने स्टेप नंबर 1 में पता है क्या बोला? पहले तो आप ये देखो आपके मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। भाई आप ये जानते हो कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में वैसे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पर उसके वैलेंस शेल में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन आ कितने सकते हैं? 2। तो हम हाइड्रोजन के लिए काउंट करेंगे 2। फिर हाइड्रोजन के अलावा लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, फिर इसके बाद के जितने भी एटम हैं इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे इसके 6 होते हैं, इसके 5 होते हैं, इसके 7 होते हैं, इसके 6 होते हैं, इसके 5 होते हैं। इससे मतलब नहीं है, तो इन सभी के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही सकते हैं, तो हम इन सब के लिए 8 इलेक्ट्रॉन मानेंगे। अब हमें देखना है कि हमारे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं और उन सभी एटम के वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसका सम कर लो। तो वो हो गया आपका T यानी टोटल। फिर स्टेप नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली आपके एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद कितने हैं। तो हम बोलेंगे यार हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तो 5 ही हैं, ऑक्सीजन के तो 6 ही हैं। आपके मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स दिख रहे हैं उनके वैलेंस शेल में रियलिटी में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो सबका सम कर लो। तो अब आपको ये पता चल गया कि टोटल चाहिए कितने और आपको ये पता चल गया कि रियलिटी में मौजूद कितने हैं। अब देखो जैसे मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए 32, लेकिन मौजूद तुम्हारे पास में 24 ही है। अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इन 24 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा, यानी 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी, तभी तो हम लोग हमारे टारगेट 32 को अचीव कर सकते हैं।
भाई आप कहीं से ये 8 इलेक्ट्रॉन मांग के तो लाओगे नहीं, छीन के तो लाओगे नहीं, खींच के तो लाओगे नहीं, शेयर ही करना पड़ेगा। तो अब हम इन 24 इलेक्ट्रॉन में से कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाएं कि इन 24 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें, ताकि शेयरिंग के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स 32 दिखने लगे। तो अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर शेयरिंग में लेना पड़ेगा, तो वो करने के लिए हम लोग कर देंगे T माइनस वी। ई में से v को हम माइनस कर दें, अब हमारे पास में आ गई वैल्यू 8। तो हम लोग यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर पाएंगे। तो यहां पर आपके मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सभी के बीच में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद तो 16 हैं। तो बाकी के जो 16 मौजूद तो 24 यानी 24 है। 8 तो शेयरिंग में चले गए, बाकी के 16 अनशेयर्ड रह गए। और ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यही तो आपके लोन पेयर कहलाते हैं। तो इसके लिए आपने निकाला V। V का मतलब क्या है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और उसमें से आपने कितनों की शेयरिंग कर दी, दैट इज V। तो आपको यहां पर निकालना है TVSU। यहां पर आपको क्या निकालना होता है, T देन V देन S देन U, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल, रियलिटी में कितने मौजूद हैं, कितनों की शेयरिंग करनी पड़ेगी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और कितने अनशेयर्ड रह जाएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब अपन इसको एक एग्जाम्पल से कंप्लीट करके देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि मेरे को ज्यादा लिखना ना पड़े, ताकि आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, अपने पास में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन दोनों का जो T हो गया वो 8 + 8 हो गया 16। लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 + 6 हो गया 10। तो 16 मौजूद है और 10 है 16 चाहिए। अब एक बात बताओ, इस 10 को 16 बनाने के लिए मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी, E माइनस वी, 16 माइनस 10 यानी कि 6, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। और अनशेयर्ड की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन में V माइनस S, यानी वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है और शेयरिंग में चले गए 6, अनशेयर्ड ले गए 4, मतलब लोन पेयर हो गए यहां पर 2 लोन पेयर रहेंगे। अब इसको बनाएं कैसे? अब हमने क्या करा, इधर बनाया कार्बन, इधर बताया ऑक्सीजन। अभी कार्बन ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो 6 की शेयरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। और जो अनशेयर्ड है वो है 4, तो 1 2 3 4। अब आप यहां पर देख रहे हो कि इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, तो ये पूरा हो गया कंप्लीट। लेकिन आप तो जानते हो कि कार्बन के 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं और कार्बन के 4 होते हैं। तो बाद में हमको ये मालूम पड़ा कि कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 अनशेयर्ड है यानी लोन पेयर, और ये 2 शेयर्ड है। वहीं ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए। तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, पर कार्बन का 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आया। तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के इस अनयूज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पूरा अपने साथ में शेयर कर लेगा, एक नई टाइप की शेयरिंग।
जिसके अंदर एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी मौजूद है और दूसरे एटम के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये ऑक्सीजन अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन के साथ में शेयर कर देगा। यानी ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो इसको यूज कर ही रहा हूं, तू भी इसको यूज कर ले। तो अब देखो आपके कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, 2 और 2 4, ये 5 6 और ये 7 8। तो अब इस तरीके की बॉन्डिंग में आपने देखा कि मैंने इसको एक एरो से शो किया है। मैंने नीचे तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे नॉर्मल बनाए हैं, लेकिन इस बॉन्ड को मैंने एक एरो से शो किया है, जिसमें एरो का हेड उस एटम की तरफ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और टेल उस एटम की तरफ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो ये एक ड्रॉबैक हो गया, ये लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन का एक ड्रॉबैक हो गया कि लुईस रिप्रेजेंटेशन ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताया। लुईस ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। लुईस ने कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे बताया, लेकिन लेटर ऑन स्टडीज ने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में 2 तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विच इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन द एटम्स where one atom have both the electrons but the other atom lacks, the other atom lacks the electron। तो एक एटम यहां पर पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर बन जाता है, तो दूसरा एटम यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर बन जाता है। आई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। और क्या आपको लुईस का रिप्रेजेंटेशन करना आया? ठीक से आपने इसको देखा? क्या आपको इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की तो नहीं आ रही है? चलिए अब एक एग्जाम्पल आप और देखो। अब मैं इसको यहां पर रब कर देता हूं, ये मैंने फटाफट इसको रब कर दिया। चलो अब आप H2SO4 का खुद से बना के देखो। चलो ये तो अपने काम की चीज है। चलो बनाओ H2SO4 का स्ट्रक्चर प्रॉपर एक्सप्लेन करके कि इसके अंदर कितने लोन पेयर आएंगे, कितने बॉन्ड पेयर आएंगे, कहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे, जरा ध्यान से देखो। देखो जरा, कैसे बनेगा ये? तो यहां पर आपने देखा होगा सबसे पहले टी, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर के वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ऑक्सीजन के यहां पर 4 एटम मौजूद हैं। तो 2 2 4 प्लस 8 प्लस 32, तो यहां पर आपके पास में 44 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन रियलिटी में
इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं? तो हाइड्रोजन के रियलिटी में वैलेंस शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के एटम 2, सल्फर के 6, ऑक्सीजन के भी 6, लेकिन ऑक्सीजन के एटम 4 है। तो 2 + 6 + 6 4 = 24, तो ये हो गया 32। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे वो पता चलेगा T - V से, यानी 44 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, मौजूद 32 है। तो इन 32 को 44 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा इन 32 में से? तो 44 - 32 यानी कि यहां पर आप लोगों को 12 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे। तो फिर अनशेयर्ड कितने रह जाएंगे लोन पेयर? ये हो जाएगा V - S, यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनमें से 12 की शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनशेयर्ड रहेंगे। आई बात समझ में प्यारे प्यारे किडीज? आप इसको बनाएं कैसे? तो यहां पर साइड में देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैंने मेंशन करी हुई है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, आप उसे कभी सेंटर में नहीं रख सकते मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये हमेशा कॉर्नर्स पर ही मौजूद होंगे। वहीं पर जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको हमेशा सेंटर में रखा जाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन कॉर्नर में आएगा, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए सल्फर आएगा सेंटर में। अब सल्फर के आसपास सबसे पहले आप 4 ऑक्सीजन इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये डायरेक्ट सल्फर से जुड़ने का तो कोई लॉजिक है नहीं, तो इन्हें हाइड्रोजन से जोड़ दो। आपकी जो इच्छा हो वो हाइड्रोजन से इसे जोड़ो। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, सारे सिंगल बॉन्ड बन गए। अब आप देखो यहां पर आपके सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, मतलब अब सल्फर के पास में आपको इस तरीके का कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। यह हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ये हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, मतलब अब ये जो 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें इन 4 ऑक्सीजन में बराबरी से बांटने हैं। यहां पर आप देखेंगे इस ऑक्सीजन के पास में 1 2 20 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस चलो 9 10 11 12 13 14 15 16, लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन होते ही आपने देखा ये ऑक्सीजन का भी और ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? 17 18 और 19 20, जैसे ये करो तो आपने देखा कि ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा और ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, और ये बन गया आपका बढ़िया वाला, शानदार वाला, जानदार वाला, खतरनाक वाला H2SO4 का मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़िया तरीके से चीज क्लियर हुई? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर बना रखा था CO3 डाई नेगेटिव का।
यहां पर ये डाई नेगेटिव वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया हुआ है कि यहां पर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि CO3 के ऊपर ये जो -2 चार्ज है, मतलब इसने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करे हैं। तो एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 और एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एटम होते हैं 3, 8 3 जा 24 और 8 यानी 32। अब एक कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आपके ऑक्सीजन के एटम यहां पर है 3, 6 3 जा 18, लेकिन आपके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। आपके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 3 जा 18 इलेक्ट्रॉन इसके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो आपका ये आयन कहीं से उठा लाया है। तो आज की तारीख में CO3 डाई नेगेटिव के पास में 4 + 18 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 + 18 + 2, 18 + 2 20 + 4 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो शेयरिंग करनी पड़ेगी 32 - 24 यानी कि 8, और अनशेयर्ड रहेगा 24 - 8 यानी कि 60। तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जैसे मैंने कहा, कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच में रहेगा, कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच में रहेगा, और 1 2 और 3 ऑक्सीजन यहां आ गए। शेयरिंग कितने की है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गई। अब बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे? बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कहां शेयर करेंगे? इसके बीच में भी कर दो, इसके बीच में भी कर दो, या इसके बीच में भी। तो मैंने यहां इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड किया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहो तो इसको सिंगल रखो, इसको डबल कर दो और इसको सिंगल कर दो। चाहो तो इसको भी सिंगल कर दो, इसको भी सिंगल कर दो और इसको डबल कर दो। आ गई बात समझ में? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी 16 अनशेयर्ड कर दो। 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट पूरा, 7 8 9 10 11 12 इसका ऑक्टेट पूरा, 13 14 15 16 इसका ऑक्टेट पूरा। ये आपका CO3 डाई नेगेटिव का मॉलिक्यूल बनके तैयार। शानदार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब एक ब्रांड न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो इसी की तरह आपके पास में NH4 पॉजिटिव आ जाए, यहां पर आप इसका T निकालोगे, आप बोलोगे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 + 8 16। वैलेंस शेल में, रियलिटी में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5, 4 हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 4। हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने ये क्या किया? तो हमारे पास में यहां पर 4 हाइड्रोजन है और सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4। लेकिन आप ये बात क्यों भूल रहे हो कि यहां पर इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से मुझे यहां पर -1 लगाना, तो 5 + 4 9, 9 - 1 यानी कि 8। यहाँ पर शेयरिंग कितनी करनी पड़ेगी? 16 - 8 यानी कि 8। और यहाँ पर अनशेयर्ड क्या होंगे? 8 मौजूद है, 8 की शेयरिंग हो गई, तो 8 - 8 यानी कि 0। तो नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन, सबके बीच में 1 1 1 और 1 ऐसा बॉन्ड बना दिया, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, अनशेयर्ड कुछ भी नहीं है। ये बन गया आपका NH4 और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आप इधर लगा दो।
तो ये बन गया आपका NH4 पॉजिटिव। समझ पाए बात को? क्या आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझ पाए? क्या इसके अंदर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत तो नहीं? पक्का 100% चीज क्लियर हो गई? चलिए, तो इसके आगे का वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे फॉर्मल चार्जेस के बारे में। फॉर्मल चार्जेस पढ़ने के बाद हम लोग लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की तरफ जाएंगे। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की तरफ जाने के बाद हम लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। फिर हम कुछ बॉन्ड के पैरामीटर्स पढ़ेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने के बाद हम लोग पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, पजांस रूल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ये थोड़ा बड़ा लेक्चर होने वाला होगा। रेजोनेंस पढ़ेंगे और फिर स्टार्ट होगी हमारी VSEPR थ्योरी। दैट आई थिंक वी विल स्टार्ट इन द थर्ड लेक्चर। फिर VSEPR थ्योरी, BBT, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सेट्रा। तो मतलब मुझे लगता है कि हम अगर आराम से एक अच्छे पेस पर चलें और स्लोली स्टडीली अगर हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करें, तो मुझे लगता है मैक्सिमम 4 लेक्चर में हम लोग हमारे इस केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से फिनिश कर लेंगे। तो 4 लेक्चर लगेंगे, पर एक ब्रीफ रिवीजन आपको जरूर हो जाएगा नीट पर्पस के लिए। और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और अगर आप 11th की एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप इस चैनल पर हैं, आपके स्कूल एग्जाम की तो 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। इससे ज्यादा बेटर और इससे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप नीट एस्पायरेंट है तो हम 4 दिन में 4 लेक्चर में इसको पूरी तरीके से कवर अप कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद में आप लोगों को बस एक ही टास्क रहेगा, क्वेश्चंस। NCERT फिंगर टिप्स, सिनगेज, OP टंडन जैसी किताबों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को रिवाइज करने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए। तो ये आपको इंप्रूव करने में मदद करेगा, आपके स्कोर को इंप्रूव करने में मदद करेगा, क्योंकि नीट में इस चैप्टर की बहुत खासी इंपॉर्टेंस। तो चलो गाइस, वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए बहुत ही सारी हैप्पी दिवाली। एंड आई विल मीट यू गाइस टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो वेदांतु नीट मेड इजी को सब्सक्राइब कर लो एंड इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दो, ताकि अगले लेक्चर में मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। लेकिन अगर ये चैप्टर खत्म हो गया तो फिर आई एम अफ्रेड कि मैं डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ये डाउट अभी का अभी लिख डालो, ठीक है? चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।